ओके, कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास है जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गए, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स होता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास इसका पीक एज क्या होता है? 1 से 10 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन 1 से 10 साल इसका जो होता है पीक एज होता है, मोस्ट कॉमनली जो होता है 3 से 6 साल वाले बच्चों को देखने मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है? हमारे पास था हमने ऐसे याद किया था ना, CMI करके, तो ठीक है, CMI करके कुछ, चलो ठीक है, वो जो भी है। लेकिन चिकन पॉक्स जो है बिकॉज ऑफ द वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, इसीलिए इसके जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसमें असाइक्लोविर यूज़ करते थे, ठीक है। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, पर लेकिन इसका जो पीक एज है 1 से 10 साल, इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली वही 10 से 21 साल हो गया। उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न हो गया, ड्रॉपलेट। मीजल्स का भी सेम ही है। इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, मतलब कब ये कम्युनिकेशन पीरियड इसका होता है? रैस को ऑनसेट से लेके, रैस जैसे रैस ऑनसेट हो रहा है उसके 1-2 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक होता है। आइसोलेशन पीरियड कब करना है? 6 से 7 दिन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेस, या फिर हमारे पास सारे के सारे जो स्कैबर्स हैं फॉल ऑफ होते हैं तब तक, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन होता है, नॉट फॉल ऑफ, तब तक। सेकेंडरी अटैक रेट अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? 80 से 85% होता है। केस फर्टिलिटी रेट लेस देन 1% होता है। अब बात करते हैं रैशेस एंड अदर फीचर्स में बात करें तो वेसिकुलर रैश जो होता है फर्स्ट ऑन द ट्रंक होता है। जो वेसिकुलर रैश है, वेसिकुलर रैश होता है पहली ट्रंक पे होता है। कॉम्प्लिकेशन जो होता है इन नियोनेट से फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होता है उनमें निमोनिया होगा। अर्ली प्रेगनेंसी तो उसमें क्या होगा? कॉन्जेनाइटल वेरिसोला सिंड्रोम होता है। अब कॉन्जेनाइटल वेरिसोला सिंड्रोम होगा तो वो क्या क्या कराएगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या क्या कराता है उसको याद करने वाली चीज़ है। माइक्रोसेफेली कराते हैं, ठीक है, छोटी मुंडी रहेगी, माइक्रोप्थेल्मिया होगी, ठीक है, माइक्रोग्नेथिया होगा, लो सब कुछ छोटा है, लो बर्थ वेट, लिम्ब एट्रोफी और डिफनेस होती है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास देखने को मिलेंगे, सारे के सारे में देखने को मिलेंगे। माइक्रोसेफेली, माइक्रोऑप्थेल्मिया, माइक्रोग्नेथिया, लो बर्थ वेट, लिम्ब एट्रोफी, उसके बाद हमारे पास डिफनेस होती है, ठीक है। हमारे पास मीजल्स क्या आता है? ये हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मोर्बिफायस वायरस का जो होता है वो होते हैं पैरामिक्सो विरिडी फैमिली का होता है। इसका जो पीक एज होता है 6 महीने से लेकर 3 साल तक होता है, ठीक है। और इसका हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड वही अप्रॉक्सीमेटली 10 से 14 दिन होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी एयरबॉर्न होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेबिलिटी जो होती है, इसमें क्या होता है? रेस्ट ऑनसेट के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक होता है, ठीक है। आइसोलेशन पीरियड 6 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेस, सेम चीज़ होता है 6 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेस। और सेकेंडरी अटैक रेट वही 80 से 85%, ठीक है। अब बात करते हैं रेसेस और अदर फीचर्स जो हमारे पास होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हाई ग्रेडेड फेचर वो फीवर होगा, हाई ग्रेड का फीवर होगा, ठीक है। मैकुलो पैपुलर रेसेस होंगे, पहले पोस्ट ऑरिकुलर रीजन से होगा, फिर फेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। बाकी हमारे पास क्या होगा? 3C होती है इसमें। 3C की हम बात करें तो हमारे पास क्या है? कंजक्टिवाइटिस, कफ होता है, कोराइजा होता है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, कफ होगा, कोराइजा हमारे पास मीजल्स में देखने को मिलते हैं। डायरिया होता है, मालन्यूट्रिशन होगा और विटामिन E की डिफिशियंसी भी देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलती है, क्यों? पोस्ट ऑरिकुलर रीजन हो रहा था, फिर उसका फेस इन्वॉल्व होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैनिन्सेफलाइटिस। पैनिन्सेफलाइटिस है, ठीक है, मतलब हमारे पास रेयर है और स्पेसिफिक है। हमारे पास SSPE जो है, SSPE जो है इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये इसके लिए स्पेसिफिक होता है मीजल्स के लिए। अब बात करते हैं निमोनिया जो होता है मोस्ट फेटल कॉम्प्लिकेशन होता है, जबकि इसमें भी निमोनिया होता था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, लेकिन अगर मीजल्स की बात करें तो वो मोस्ट फेटल वो होता है कॉम्प्लिकेशंस। चिकन पॉक्स की बात करें तो हमारे पास वेरिसोला जो होता है, वेरिसेला पॉक्स बोलते हैं, वेरिसेला जो है वो चिकन पॉक्स करा रहे हैं, नो डाउट, है ना। स्ट्रेन जो होता है इसको OKA स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन होता है, लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है। डोज जो होता है 0.5 ml सब क्यूटेनियस है, 12 से 18 महीने पे हम देते हैं। 2 डोज गिवन होता है। अगर 12 साल से कम है तो 1 से 3 मंथ अपार्ट, अगर 12 साल से ज़्यादा है तो 1 से 1.5 मंथ अपार्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन जो होता है 10 साल तक ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास मीजल्स के बारे में थोड़ा सा। हमारे पास मीजल्स जो है स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? इंडमोस्टोन जैग्रीव था, जबकि वो OKA स्ट्रेन था, OKA स्ट्रेन था, ठीक है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? इंडमोस्टोन जैग्रीव जो हमारे पास की लाइव वैक्सीन है। डोज होता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस, जबकि वो हमारे पास क्या था? इंट्रामस्कुलर था, ठीक है। ये हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है? सबक्यूटेनियस था। 0.5 ml सबक्यूटेनियस दोनों के दोनों हैं, ठीक है। ओके,
0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म पे था, ठीक है। अच्छा, ये राइट अपर आर्म पे था, और वो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था कि इसमें ओके ठीक है। मीजल्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स तो हम ठीक है राइट अपर आर्म में देते थे, चिकन पॉक्स का ऐसा शेड्यूल में तो नहीं, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में तो नहीं है, बट ठीक है उसको देते हैं। वो 10 साल से 10 साल का प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, रिकन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो मीजल्स के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है यूज़ विद इन। जो हमारे पास क्या होता है, बीसीजी के लिए हमारे पास क्या था, बीसीजी के लिए हमारे पास नॉर्मल सलाइन था, मीजल्स के लिए हमारे पास डिस्टिल वाटर था, ठीक है। और हमारे पास क्या रिकन्स्टिट्यूशन डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं 6 घंटे के अंदर ही, कोई ओपन ऑयल पॉलिसी इसमें नहीं होती है। स्टेबलाइजर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सार्बिटॉल और जेलेटिन होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल एलर्जन हो सकते हैं। एंटीबायोटिक की बात करें हमारे पास क्या है, नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन। शेड्यूल की बात करें अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं, और मतलब कैसे दिया जाता है, गिवन एस MR वैक्सीन। 2 डोज होते हैं, पहला 8-9 मंथ, दूसरा हमारे पास क्या होता है 6 से 24 मंथ पे देते हैं। मैक्सिमम एज होते हैं 5 साल दे सकते हैं, बिकॉज मतलब कैचअप इम्यूनाइजेशन बोल सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस। अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स जो होता है इन द केस ऑफ आउटब्रेक पहले आइसोलेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड न करें। तो पोस्ट एक्सपोजर अगर हम बात करें प्रोफाइलिसिस, तो हमारे पास अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और हमारे पास क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर प्रेगनेंसी है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो हमारे पास क्या है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस में हम क्या करेंगे, मोनोवैलेंट वैक्सीन देते हैं ओ का स्ट्रेंड का, ठीक है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो हम क्या देते हैं, उसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन। डोज जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 12.5 यूनिट पर केजी के हिसाब से देते हैं। 3 वीक के बाद हमारे पास रिपीट डोज करते हैं इन सेवरल सीवियर केस में। अगर सीवियर केस हो गया तो हम उसको रिपीट करेंगे, अगर ठीक है, ये सीवियर केस ये इंपॉर्टेंट है, अगर सीवियर केस हो गया तो हम उसको रिपीट करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इम्यूनो कम्प्लीट होता है विद इन द 5, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मोनोवेलेंट है ओ का स्ट्रेन का, उसको विद इन द 5 डे ऑफ एक्सपोजर हम उसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो उसको विद इन 3 डेज या फिर 72 आवर ऑफ द एक्सपोजर्स। मीजल्स की बात करें तो हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस, इम्यूनो कम्पिटेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, फिर प्रेग्नेंट है। इम्यूनो अगर हमारे पास कॉम्प्रोमाइज या फिर प्रेग्नेंट है, सेम इम्यूनोग्लोबिन देंगे 0.5 ml पर केजी के हिसाब से। कब देंगे, विद इन 4 to 6 डे ऑफ द एक्सपोजर। लेकिन अगर हमारे पास मीजल्स की, अगर हमारे पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, मीजल की वैक्सीन दे देंगे। इफेक्टिव विद इन जो होता है, इफेक्टिव का होता है 11 से 12 दिन के अंदर इफेक्टिव होता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। अब देते हैं क्या, विद इन 3 डे ऑफ द एक्सपोजर्स। अब बात करते हैं नोट जो होता है, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन आर नेवर, मतलब नॉट गिवन टुगेदर, नॉट गिवन टुगेदर मतलब देते नहीं है, नेवर की बात नहीं है। वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन आर, वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन नॉट गिवन टुगेदर। अब बात करते हैं कैंपेन डोज, मीजल्स वायरस का 0 डोज। एक्स्ट्रा डोज ऑफ द मीजल वैक्सीन जो होता है, कैंपेन डोज या फिर बोल दो मीजल वायरस का 0 डोज होता है। एक्स्ट्रा डोज होता है, मीजल जो होता है वैक्सीन इज गिवन अराउंड 6 से 9 मंथ ऑफ द एज होता है। इंडिकेशन जो होता है, अगर मीजल्स का आउटब्रेक हो गया या फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है या फिर रिफ्यूजी कैंप हो गया, वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ द मीजल्स इन डे केयर सेंटर्स हो गया, या फिर MR1 जो होता है, एक्स्ट्रा डोज हो गया, MR1 हो गया। MR1 जो होता है गिवन एज पर शेड्यूल्स, गैप मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 4 वीक, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, रूबेला। तो रूबेला जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एज 3 डे फीवर, या फिर हमारे पास जर्मन मीजल इसको बोलते हैं। रूबेला जो है जर्मन मीजल इसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज 3 डे फीवर होता है। माइल्ड होता है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। एपिडेमियोलॉजी अगर हम बात करें तो हमारे 50-60% केसेस होता है, सब क्लिनिकल होता है। पीक एज जो होता है डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री का अलग होता है। डेवलपिंग कंट्री का 3 से 10 साल है, डेवलप्ड कंट्री का मोर देन 15 ईयर है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड भाई हमारे पास क्या है, 10 से 21 दिन है, ठीक है। 10 से 21 दिन तुम्हारा वेरिसेला जोस्टर का था, ठीक है। 10 से 14 दिन तुम्हारा, 10 से 21 दिन सेम यही हमारे पास क्या था, वेरिसेला जोस्टर का था। हमारे पास 10 से 14 दिन जो था वो हमारे पास मीजल्स का था, जो हमारे पास क्या है, जो नॉर्मल मीजल्स है, ये तो जर्मन मीजल्स है, ठीक है। पीरियड अगर हम बात करें, कम्युनिकेबिलिटी जो होता है 7 डे बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेस, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, 7 डे बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेस, जबकि हमारे पास मीजल्स क्या था 4 डे बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द हमारे पास रेसेस था, ओके। ये हमारे पास रहा 4 डे बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेसेस, ठीक है, गुड। तो ये रहा। उसके बाद हमारे पास की बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इन्फेक्शन, जो कि है आउटब्रेक सीन, मतलब हर एक 6 से 9 साल में आउटब्रेक देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, प्रेगनेंसी जो होता है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम होता है। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में आपको ट्रायड देखने को मिलता है, और ट्रायड है क्या, ठीक है, CRS,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है CRS कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में हमारे पास CRS को इस तरीके से देखो CPS, तो हमारे पास CPS तो हमारे पास C से हमारे पास क्या है कॉन्जेनाइटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो गया, P से हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस हो गया, S से सेंसोरी हियरिंग लॉस हो गया। तो हमारे पास कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है हमारे पास क्या होता है CPS कॉन्जेनाइटल मतलब हमारे पास क्या है कॉन्जेनाइटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो गया, P से हमारे पास क्या है पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, S से हमारे पास सेंसोरी हियरिंग लॉस हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस अगर हम बात करें तो रूबेला की वैक्सीन होता है RA27/3। कौन होता है RA27/3 वैक्सीन जो होता है लाइव वैक्सीन होता है, एडमिनिस्टर करते हैं सिंगल डोज आफ्टर द 12 मंथ ऑफ द एज, मतलब क्या होता है सिंगल डोज का एडमिनिस्टर करते हैं आफ्टर द 12 मंथ ऑफ द एज होता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है 14 से 16 साल होता है। रूबेला इम्यूनोग्लोबिन जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल विथ नॉन एक्सपोजर जो होता है उनको देते हैं। इंडिकेशन ड्यूरिंग आउटब्रेक जो होता है अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज जो होता है अवॉइड प्रेगनेंसी अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 मंथ पोस्ट वैक्सीनेशन एडोलेसेंट्स फीमेल और इन्फेंट्स। अब बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया की एपिडेमियोलॉजी ये है, सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी पढ़ लेते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होती है वो हमारे पास क्या है ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल होता है, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करती है और एक्सोटॉक्सिन की वजह से होता है हमारे पास क्या है डिप्थीरिया। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 6 दिन होता है। प्रेजेंटेशन जो होता है असिम्प्टोमेटिक होता है जनरली, ठीक है, मोर देन मतलब जो नंबर ऑफ द केसेस हैं वो असिम्प्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं रेदर देन सिम्प्टोमेटिक्स। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें 2 से 4 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ होती है। आइसोलेशन क्राइटेरिया की बात करें अंटिल 2 नेगेटिव थ्रॉट कल्चर जो होता है जो कि 24 घंटे के मोर देन 24 आवर्स अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी अगर हम कैरियर स्टेजेस बात करें हेल्दी है, कन्वर्सेंट है और इनक्यूबेटरी हमारे पास क्या है कैरियर स्टेजेस है। तो अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में हमारे पास क्या है केस है, कैरियर है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अगर हमारे मान लो केसेस हैं तो हम क्या करेंगे डिप्थीरिया का DAT डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दे देंगे, एंटीबायोटिक दे दूँ, ठीक है। हमारे पास ड्रग ऑफ जो चॉइस है हमारे पास क्या है पेनिसिलिन G है या फिर ओरल इरेथ्रोमाइसिन दो। ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या है पेनिसिलिन G ही है, ठीक है। ओरल इरेथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सीरियल कल्चर करेंगे। हमने क्या किया डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन दे दिया और एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है DAT जो होता है उस पर अभी पढ़ेंगे हम डोजेज, पर अभी ये पढ़ लेते हैं कैरियर में क्या करेंगे। अगर कोई कैरियर है तो मतलब एक हमारे पास केस हो गया, एक हो गया कैरियर। अगर कोई कैरियर है तो हमारे पास क्या है उसमें ओरल इरेथ्रोमाइसिन दे दो। ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है उसमें वही ये होता है ओरल इरेथ्रोमाइसिन 10 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कोई कॉन्टैक्ट हो गया मतलब कॉन्टैक्ट हाउस होल्ड क्लोज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हो गए तो उसमें ओरल इरेथ्रोमाइसिन जो है 7 दिन के लिए दे दें। अब डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन जो होता है वो दे देना है, एक्शन करना है, साइन एंड सिम्पटम्स। अब बात करते हैं DAT जो हमारे पास डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है उसका डोजेस क्या है, ठीक है। अगर मान लो फेरेंजियल या फिर लेरेंजियल डिजीज़ है, नेजोफेरेंजियल डिजीज़ है, देखो फेरेंजियल या लेरेंजियल नेजोफेरेंजियल से और एक्सटेंसिव डिजीज़ फेरेंजियल लेरिंग उसके ऊपर हमारे पास नेजोफेरेंजियल हो गई। अगर फेरेंजियल या फिर लेरेंजियल डिजीज़ है तो 20,000 से 40,000 इंटरनेशनल यूनिट डोज देते हैं। लेकिन अगर नेजोफेरेंजियल है तो हमारे पास क्या है 40,000 से 60,000 हो गया, बढ़ गया। और अगर मान लो एक्सटेंसिव डिजीज़ है तो हमारे पास 80,000 से 1,00,000 हो गया इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द DAT डोज हो गया, मतलब ठीक है। डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन जो होता है टॉक्साइड जो है हमारे पास एक डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन डोज होगा और डिप्थीरिया टॉक्साइड जो वैक्सीन हमारे पास क्या है डिप्थीरिया टॉक्साइड वैक्सीन जो है उसका इंडिकेशन है। अगर मान लो उसका इंडिकेशन ये है कि अगर मोर देन 3 डोज जो है दिया गया है, ठीक है, प्लस लास्ट डोज जो होता है लेस देन 5 ईयर पर दिया गया था, हमारे पास लेस देन 5 ईयर को अभी से तो कोई एक्स्ट्रा डोज नहीं देते हैं। या फिर हमारे पास मोर देन 3 डोज दिया गया प्लस लास्ट डोज जो होता है मोर देन 5 ईयर पे है तो सिंगल डोज ऑफ द डिप्थीरिया टॉक्साइड देते हैं। अगर अननोन स्टेटस है या फिर हमारे पास लेस देन 3 डोज है तो डिप्थीरिया टॉक्साइड देते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है कंप्लीट डिप्थीरिया हमारे पास सीरीज चलाते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट डिप्थीरिया की सीरीज भी चला देते हैं मतलब 2 प्राइमरी और 2 बूस्टर हम दे देंगे। अब बात करते हैं हमारे पास हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जो हमारे पास है कि उसमें हमारे पास एपिडेमियोलॉजी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि 15 से 20% इन द इंडियन पॉपुलेशन जो होता है 15 से 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन SBS एंटीजन का जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है, ठीक है। SBS एंटीजन पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हमारे पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है DNA वायरस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेन पार्टिकल, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस जिसको हम बोलते हैं डेन पार्टिकल्स। हीट लेबाइल होता है, ठीक है, हीट लेबाइल होता है, ससेप्टेबल टू हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्शंस, हाइपोक्लोराइड के डिसइंफेक्शन को ये ससेप्टेबल होता है। वाह, मतलब अच्छी बात है।
प्रिवेंशन क्या है, एक्यूट एंड अच्छा प्रेजेंटेशन क्या है, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस। रिजर्वायर जो होता है इसमें ह्यूमन होता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, रिजर्वायर और सोर्स में दोनों में डिफरेंस है। रिजर्वायर में हमारे पास मल्टीप्लाई करता है और वहीं पे ग्रो करता है, और सोर्स में हमारे पास क्या है, वहाँ से ट्रांसमिट भी करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 1 से 6 मंथ, पर ये ह्यूमन जो होता है इसका रिजर्वायर होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 मंथ है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो होता है टिल द HbS पॉजिटिव इन द ब्लड, ठीक है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कब तक होता है, अगर हमारे पास SbS एंटीजन होता है पॉजिटिव है ब्लड में, तब तक वो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है हमारे पास पेरेंटल होता है। प्रेजेंटेशन जो होता है एक्यूट या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। मार्कर की बात करें HbS हो गया, anti-HbC हो गया, ठीक है, anti-HbS हो गया, anti-HbC हो गया। अगर HbS हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास क्या है, कम्युनिकेबल है, एक्यूट या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास अगर मान लो HbS नहीं है तो सबसे प्रिपेयर हो सकता है इम्यून टू नेचुरल इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेटेड है, ठीक है, ये सब कुछ भी हो सकता है। अब अगर बात करें हमारे पास anti-HbS है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पेसिफिक हो गया, तो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, anti-HbC है। अगर anti-HbC एब्सेंट है तो अभी हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो होता है हमारे पास क्या होता है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन होती है। डोज जो होता है एट बर्थ होता है 0.5 ml IM देते हैं। साइड जो होता है हमारे पास लेफ्ट एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई होता है। गिवन विदिन तो हमारे पास क्या है 24 आवर, गिवन विदिन 24 आवर प्रिवेंट करते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। एडल्ट में जो होता है 1 ml देते हैं लाइफ लॉन्ग, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। अगर हम बात करें तो हमारे पास एनाफाइलेक्सिस हो गया, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कोल्ड चेन स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास क्या है, फ्रीज सेंसिटिव होती है। फ्रीज सेंसिटिव है तो हमारे पास क्या है कि ये टॉप में रखा जाता है। ILR में लोवेस्ट शेल्फ ऑफ फ्रीज होता है, ILR में टॉप होता है। और अगर हम बात करें इसका फ्रिज की तो हमारे पास क्या है, लोवेस्ट सेल्फ देते हैं। शेड्यूल जो होता है 0-1-6 मंथ होती हैं। रिज्यूम इफ इंटरप्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन। इंडिकेशन जो होता है, अगर मान लो हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबिन कब देते हैं, इंडिकेशन ये है अगर मान लो एक्सीडेंटल निडल प्रिक इंजरी होगी तो चेक करते हैं HbS इन मतलब हमारे पास अगर हमारे पास HbS एंटीजन जो होता है तो है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई वैक्सीनेशन नहीं। अगर हमारे पास HbS हमारे पास देखने को मिल रहा है तो हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं देंगे। अगर नेगेटिव है तो हमारे पास वैक्सीन दे देंगे। टाइम होता है इमीडिएटली विदिन 48 आवर। अगर बात करें डोज की तो हमारे पास क्या होता है 0.05 से लेकर 0.07 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। डोज जो होता है गिवन इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस। अब बात करते हैं CDC गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्डिंग टू HbV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस की एक्सपोजर्स। मान लो अगर हमारे पास क्या है कंप्लीटेड सीरीज और इनकम्प्लीटेड सीरीज होती हैं। अगर मान लो हमारे पास क्या है कोई इनकम्प्लीटेड सीरीज है तो हमारे पास क्या है सोर्स है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो कंप्लीट वैक्सीनेशन दो, कोई हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हेपेटाइटिस बी निगेटिव है या फिर अननोन है तो कंप्लीट वैक्सीनेशन प्लस हमारे पास क्या है और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन का 1 डोज देते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीटेड सीरीज। तो हमारे पास कंप्लीटेड सीरीज में हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्डर है, डॉक्यूमेंटेड नॉन रिस्पॉन्डर और अननोन रिस्पॉन्ड है। अगर मान लो डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्डर है तो कोई एक्शन नहीं, ठीक है, उसको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर मान लो डॉक्यूमेंटेड नॉन रिस्पॉन्डर इवेलुएट सोर्स ऑफ एक्सपोजर। अगर मान लो नेगेटिव फॉर हेपेटाइटिस बी है तो हमारे पास कोई एक्शन नहीं है। अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है या फिर अननोन है तो हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन का 2 डोज देते हैं 4 वीक के गैप पे, ठीक है। अब बात करता हूँ अननोन रिस्पॉन्डर है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशंस हो गए तो उसमें क्या होता है हम देखते हैं anti-HbS अगर हमारे पास मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है तो कोई एक्शन नहीं है। अगर हमारे पास लेस देन 10 हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट पर ml है तो सोर्स ऑफ एक्सपोजर देखते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो रीवैक्सीनेट करते हैं। और अगर हमारे पास अगर कोई मतलब हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर मान लो हेपेटाइटिस बी निगेटिव है सोर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, हमारे पास क्या है कि तो रीवैक्सीनेट करते हैं ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन से 1 डोज को। अब बात करते हैं रिस्पॉन्डर की बात करें, anti-HbS पॉजिटिव अगर हमारे पास है मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्डर। नॉन रिस्पॉन्डर होता है अगर क्या होता है डिक्रीज इन anti-HbS आफ्टर 2 सीरीज ऑफ द वैक्सीन, तो हमारे पास नॉट रिस्पॉन्डर, ठीक है। अब हमारे पास क्या WHO 5C फॉर हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन का हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस बी का 5C फॉर द प्रिवेंशन, WHO का हमारे पास 5C फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी। उसमें हमारे पास पहला C क्या है, कंसेंट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना है, ठीक है।
करेक्ट टेस्ट रिजल्ट बताने हैं, काउंसलिंग कर रही है पेशेंट को, और कनेक्शन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन एंड केयर ऑफ द केयर सर्विसेज के बारे में बताना है। अब बात करते हैं सॉइल ट्रांसमिशन हेलमिंथ इन्फेक्शन की। हमारे पास क्या है, सॉइल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में हमारे पास है एस्करिस है, हुकवर्म्स है। एस्करिस का एजेंट्स होता है तो हमारे पास एस्करिस लुम्ब्रोकाइडस है, और हमारे पास हुकवर्म्स का हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमेटा डुओडेनल्स है और नेगेटर अमेरिकानस है। ठीक है, एस्करिस का है, एस्करिस लुम्ब्रोकाइडस है। साइज जो होते हैं 15 से 30 सेंटीमीटर, कोई मतलब नहीं है। एक जो होता है इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है इसका एक होता है। ट्रांसमिशन जो होता है बाय द इंजेक्शन होता है। सॉइल जो होता है हार्ड होता है, क्ले सॉइल होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोमिनेंट फीचर जो होता है डायरिया होता है। ठीक है, हुकवर्म की बात करें अगर हमारे पास क्या होता है, एजेंट जो हमारे पास है एनसाइक्लोस्टोमेटा डुओडेनल्स है, नेकेटर अमेरिकानस है। इसका भी साइज जो होता है कोई मैटर नहीं करता, 10 से 15 सेंटीमीटर। लार्वा जो होता है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। कैसे ट्रांसमिशन होता है, बाय द पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन। इसका जो सॉइल होता है सॉफ्ट और पोरस सॉइल होता है। इसका प्रीडोमिनेंट फीचर होता है हमारे पास एनीमिया। अब बात करते हैं चैंडलर इंडेक्स जो होता है। चैंडलर इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ द हुकवर्म एक पर ग्राम ऑफ द स्टूल। मतलब हमारे पास क्या होता है उसमें हुकवर्म जो हमारे पास है, हुकवर्म जो है उसमें वो चैंडलर इंडेक्स, मतलब हुकवर्म के लिए चैंडलर इंडेक्स था नंबर ऑफ हुकवर्म का जो एक है पर ग्राम ऑफ द स्टूल। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ हुकवर्म एक हो गया अपन हमारे पास कितना ग्राम ऑफ स्टूल। तो हमारे पास इवेल्युएशन फॉर पब्लिक हेल्थ का बर्डन, तो हमारे पास अगर मान लो इसका डिवाइड कैसे है, 0 से लेके हमारे पास 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 है। तो अगर मान लो हमारे पास 0 से 200 है नॉट है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, 200 से अगर हमारे पास 250 है तो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, 250 से अगर हमारे पास क्या है कि 300 है तो हमारे पास माइनर प्रॉब्लम है, और अगर हमारे पास 300 से ज़्यादा है तो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, नेशनल हमारे पास क्या है, डीवॉर्मिंग डेज होती है। अब अल्बेंडाजोल गिवन ऑन 10 फरवरी और 10 अगस्त होता है, 6 महीने का पार्ट का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डोज होता है अगर 1 से 2 ईयर ऑफ एज का बच्चा है तो हमारे पास 200 mg दे देंगे। मोर देन 2 ईयर ऑफ एज जो होता है 400 mg दे देंगे। प्रोफाइलेक्सिस फॉर हुकवर्म इन्फेक्शंस, प्रोफाइलेक्सिस फॉर हुकवर्म के इन्फेक्शंस, ये हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमेटा डुओडेनल्स और नेकेटर अमेरिकानस का। अब बात करते हैं हमारे पास रेबीज़। रेबीज जो होता है हमारे पास क्या है, इपिडेमियोलॉजी का अगर इपिडेमियोलॉजी की बात करें, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, रेप्डोवायरिडी फैमिली से होता है, बुलेट शेप होता है। टाइप की बात करें हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक हमारे पास है फिक्स वायरस, उसका है स्ट्रीट वायरस। फिक्स वायरस अगर हम करेक्टरिस्टिक्स होता है यूज इन द वैक्सीन फॉर्मुलेशन। ठीक है, अगर स्ट्रीट वायरस की बात करते हैं कॉज करते हैं, देखो हमारे पास जो फिक्स वायरस है यूज होता है फॉर द वैक्सीन फॉर्मुलेशन, और स्ट्रीट वायरस होता है कॉज करता है रेबीज डिजीज। अब बात करें इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 6 days होता है, और हमारे पास स्ट्रीट वायरस में हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ द एनिमल बाइट। हमारे पास क्या है, कैटेगरी ऑफ द एनिमल बाइट होता है, कैटेगरी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। कैटेगरी अगर हम बात करें टाइप ऑफ एक्सपोजर की बेसिस पे, टाइप ऑफ एक्सपोजर की अगर बात करें, कैटेगरी 1 किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास क्या है टचिंग या फिर फीडिंग एनिमल्स है, एनिमल लीक करता है ऑन द इंटैक्ट स्किन। तो हमारे पास क्या है वो इसमें क्या होता है, कोई एंटी रेबीज का वैक्सीन नहीं देंगे, कोई रेबीज इम्यूनोग्लोबिन नहीं देंगे, बस वुंड का मैनेजमेंट कर दो। मतलब क्या हुआ, लीकिंग कर दिया, और जैसे इंटैक्ट स्किन है अगर टचिंग या फिर फीडिंग एनिमल है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है एनिमल लीक कर दिया ऑन द इंटैक्ट स्किन। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड जो कैटेगरी है, इसमें क्या है, निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन जो होता है, निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन होता है, जैसे निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे भी, और माइनर स्क्रेचेस या फिर एब्रेशन, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या कर देंगे, वुंड का मैनेजमेंट करेंगे, एंटी रेबीज़ का वैक्सीन दे देंगे, प्लस रेबीज़ का इम्यूनोग्लोबिन लेकिन इसमें नहीं देंगे। मतलब हमारे पास क्या है, ब्लीडिंग नहीं है तो हम रेबीज़ का वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 हमारे पास क्या होता है, सिंगल या फिर मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स है, स्क्रैचेस विद ब्लीडिंग है, या फिर कंटामिनेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स और द ब्रोकन स्किन विद द सलाइवा ऑफ द एनिमल लीक फ्रॉम द एनिमल लीक एक्सपोजर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे था फीडिंग एनिमल, यहाँ पे था वाइल्ड एनिमल। तो हमारे पास यहाँ क्या है, वुंड का मैनेजमेंट करेंगे, एंटी रेबीज वैक्सीन देंगे, रेबीज का इम्यूनोग्लोबिन देंगे। अब बात करते हैं प्रोफाइलेक्सिस की, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, ठीक है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और हमारे पास क्या है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अगर हम बात करें, इंडिकेशन की बात करें, सारे के सारे वाइल्ड एनिमल बाइट से, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर या फिर पेट एनिमल की बाइट हो गया तो तब देते हैं। पीईपी नॉट गिवन फॉर द फॉलोइंग, जैसे फॉलोइंग इन्फेक्टेड सोर्स, जैसे ह्यूमन बाइट हो गया, बैट बाइट हो गया, स्मॉल रोडेंट लाइक स्क्वायरल डाइट हो गया, उन सब की बाइट से तो नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट बाइट हो गया, और ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द कैटल हो गया, ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, वुंड का मैनेजमेंट क्या करना है, वॉश करना है, जैसे अगर मान करो वॉश करना है,
विद द सोप वाटर अंडर द रनिंग वाटर जो होता है कम से कम फॉर 15 मिनट्स। डिलेट जो होता है सूचर जो होता है 24 घंटे से ज़्यादा। अब बात करते हैं रेजिमेंट जो होता है, इसियन रेजिमेंट होता है मॉडिफाइड या फिर अपडेटेड थाई या फिर 22202 रेजिमेंट होता है। ठीक है, 22202 रेजिमेंट जो होता है अगर हम बात करें डेज की बेसिस पे, इसियन में क्या होता है, नंबर ऑफ द विजिट जो होता है इसियन में 5 वर्ड है तो 5 होता है, मॉडी थाई में हमारे पास 4 है तो 4 विजिट्स होती हैं। तो कितने कौन से डे पे होता है, एक तो क्या होता है इसियन में 0, 3, 7, मतलब 0, 3, 7, 14, 28। जबकि बात करें हमारे पास क्या है कि मॉडिफाइड थाई में क्या होता है 0, 3, 7, 28। ठीक है, 14 बीच में गैप हो गया। रूट की बात करें हमारे पास इसियन में इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है, 1 डोज फर्स्ट विजिट मतलब हर विजिट पे देते हैं। और हमारे पास मॉडिफाइड थाई में क्या होता है इंट्राडर्मल देते हैं 2 डोज पर विजिट में। अब बात करते हैं प्री एक्सपोजर एंड री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस पे। अगर मान लो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस और री एक्सपोजर में रूट जो होता है आईओ में आईडी दे दो, 1 डोज पर विजिट दे दो। अगर हमारे पास रेजिमेंट जो है हमारे पास अगर प्री एक्सपोजर है तो हमारे पास मतलब प्री एक्सपोजर है तो हमारे पास 0, 7, 21, 28, यहाँ पे 21 ऐड हुआ या फिर हमारे पास क्या है 28 सीधा। और हमारे पास री एक्सपोजर हुआ तो हमारे पास क्या होता है 0 और 3 कोई रेबिस इम्यूनोग्लोबिन की जरूरत नहीं होती है जी। अब हमारे पास 1 मिनट, ठीक है, यस हमारे पास क्या है इंडिकेशन फॉर द री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस। कुछ हमारे पास इंडिकेशन है फॉर द री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस, उसको एक बार हम देख लेते हैं क्या है कि अगर हाँ इंडिकेशन फॉर द री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस अगर हम बात करें, अगर मान लो प्रीवियसली इम्यूनाइज जो होता है, ठीक है, लास्ट वैक्सीन जो होता है 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो हम क्या है उसको देते हैं। समरी ये होता है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है अपडेटेड थाई रेजिमेंट और हमारे पास इसिन रेजिमेंट जो विजिट्स होता है इसिन में 5 होता है, मॉडिफाइड अपडेटेड या फिर मॉडिफाइड थाई में 22202 तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि विजिट जो होता है मॉडिफाइड थाई में 4 हो गया, इसिन में हमारे पास 5 हो गया। डोजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 डोज हो गए मॉडिफाइड थाई में, क्योंकि इंट्राडर्मल देते हैं और हर विजिट पे 2 डोज देते हैं, और इंट्रामस्कुलर जो होते हैं 5 हो गया। अब बात करते हैं री एक्सपोजर अगर हो गया और प्री एक्सपोजर में हमारे पास 3 हो गया, री एक्सपोजर में 2 ही हो गया। और तो डोज क्या है वही हर आईएमपी या फिर आईडी देते हैं और क्या होता है हर विजिट पे 1 डोज देते हैं। अब बात करते हैं रेबिस की इम्यूनोग्लोबिन की। इंडिकेशन ये होता है कि अगर लेस देन 7 डे ऑफ एक्सपोजर नॉट गिवन फॉर री एक्सपोजर। ठीक है, रेबिस की इम्यूनोग्लोबिन जो होता है री एक्सपोजर पे नहीं देते हैं, अगर मान लो लेस देन 7 डे ऑफ द एक्सपोजर हो तब देते हैं। डोज का होता है इक्वाइन हो गया और ह्यूमन एक हो गया इक्वाइन रेबिस इम्यूनोग्लोबिन और एक हो गया ह्यूमन रेबिस इम्यूनोग्लोबिन। अब बात करते हैं इक्वाइन रेबिस इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसको हम कितना देते हैं 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं। सेफर होता है, एफिशिएंट्स होता है। अगर रूट की बात करें मैक्सिमम जो होता है इनफिल्ट्रेशन इन और अराउंड द वुंड करेंगे और रिमेनिंग जो होता है आईएम एट द नियरेस्ट साइड करते हैं। टिटनेस और इक्वेक्शिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास टिटनेस जो होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस होता है, क्लीन करना है वुंड, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट इंजरी, एक तो हमारे पास ब्रॉड विद इन द 6 ईयर। ठीक है, एक हमारे पास क्लीन वुंड हो गया। ठीक है, क्लीन वुंड हो गया जो हम किसको बोलते हैं, अगर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट इंजरी हो गया ब्रॉड विद इन द 6 आवर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं क्लीन वुंड। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास मान लो कैटेगरी अगर हम बात करें, कैटेगरी हमारे पास कैटेगरी ए बी सी और डी है। तो कैटेगरी अगर ए की बात करें हमारे पास क्या है फुली इम्यूनाइज्ड हो लेस देन 5 ईयर एगो, तो हमारे पास क्या है इसमें सिर्फ और चाहे क्लीन हो चाहे अनक्लीन हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ वुंड को केयर कर दो। अगर मान लो फुल इम्यूनाइजेशन बिटवीन अगर हमारे पास क्या हुआ कि 5 से 10 साल है तो इसमें क्या करेंगे वुंड का केयर के साथ टीटी का हमारे पास सिंगल डोज देंगे, टिटनस टॉक्साइड का सिंगल डोज दे देंगे। अगर मान लो लेकिन फुल इम्यूनाइजेशन जो होता है मोर देन 10 ईयर है तो हमारे पास अगर क्लीन वुंड है तो हमारे पास वुंड केयर प्लस टीटी का सिंगल डोज ही देंगे। लेकिन अगर हमारे पास अनक्लीन है तो हमारे पास वुंड केयर देंगे, टीटी का सिंगल डोज देंगे, प्लस साथ साथ हमारे पास क्या है ह्यूमन के टिटनेस का इम्यूनोग्लोबिन भी दे देते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है डी हमारे पास है कैटेगरी डी जिसमें अननोन या फिर नेवर टेकन इम्यूनाइजेशन। तो इसमें क्या है वुंड केयर देंगे, अगर क्लीन वुंड है तो वुंड केयर और टीटी का कंप्लीट कोर्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है टीटी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कंप्लीट कोर्स। उसके बाद अगर हमारे पास बात करो अनक्लीन वुंड है तो हमारे पास क्या है वुंड केयर करेंगे, टीटी का कंप्लीट कोर्स करेंगे, प्लस ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है रिकेक्शिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिकेक्शिया हमारे पास क्या होता है, रिकेक्शिया में हमारे पास क्या होता है कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, कॉजेटिव वेक्टर होंगे वेक्टर रिजर्वायर्स। अगर हमारे पास क्या कराता है रिकेक्शिया में एंडेमिक एपिडेमिक टाइफस एंडेमिक टाइफस स्क्रब टाइफस। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से टाइफस है एपिडेमिक एंडेमिक स्ट्रेप। तो हमारे पास कौन कौन से हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव एजेंट्स और वेक्टर के बेसिस पे है ये। अगर हम बात करते हैं हमारे पास एंडेमिक की है जिसको हम म्यूराइन टाइफस बोलते हैं, तो हमारे पास क्या है रिकेक्शिया टाइफाई की वजह से होता है। ठीक है, इसमें वेक्टर जो होता है फ्ली होती है और रिजर्वायर जो होता है रोडेंट होता है। ठीक है, हमेशा रिजर्वायर रोडेंट ही है।
मतलब हमारे पास जितने भी टाइफस है, जैसे मतलब सारे नहीं, बट हमारे पास जैसे एंडेमिक और इपिडेमिक और स्क्रब टाइफस में रिजर्वायर जो हो गया रोडेंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर एंडेमिक है तो हमारे पास वेक्टर जो है फ्ली है, और हमारे पास क्या है स्पीसीज जो है रिकेक्सिया टाइफाई की वजह से हो रहा है। अगर इपिडेमिक है तो हमारे पास क्या है प्रावाजेकी जो होता है, प्रोवाजेकी जो हो गई, रिक्सिया प्रोवाजेकी स्पीसीज है, वेक्टर जो होगा लाउस हो गया, और हमारे पास रिजर्वायर वही रोडेंट हो गया। अब स्क्रब टाइफस जो होता है इसमें हमारे पास क्या होता है रिजर्वायर रोडेंट, वेक्टर जो हो गया माइट हो गई, और हमारे पास जो स्पीसीज हो गया इसमें रिकेक्सिया या फिर ओरेंशिया शुशुगुमासी हो गया। ठीक है, शुशुगामोसी। अब बात करते हैं हमारे पास इंडियन टिक फाइव टाइफस, या फिर हम बोलते हैं मेडिटेरियन स्पॉटेड फीवर। इसका जो स्पीसीज होता है हमारे पास होता है रिकेक्सिया, हमारे पास कोनोराई होता है। इसका भी हमारे पास वेक्टर जो होता है, इसका वेक्टर टिक है, और हमारे पास जो होता है रिजर्वायर डॉग है। अच्छा, डॉग इसका भी है, और हमारे पास क्या है रिकेक्सिया जो कि माउंट स्पॉटेड फीवर होता है, रॉकी माउंट स्पॉटेड फीवर जो होता है उसमें भी होता है। दोनों के दोनों हमारे पास रिजर्वायर जो होता है डॉग होता है, दोनों के दोनों हमारे पास रिजर्वायर जो है डॉग है, और हमारे पास दोनों के दोनों में हमारे पास जो वेक्टर होता है वो टिक है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि इसका स्पीसीज जो होता है, अगर मेडिटेरियन स्पॉटेड फीवर है जैसे इंडियन टाइफस बोलते हैं तो हमारे पास क्या है आर कोनोराई, लेकिन अगर हमारे पास रॉकी माउंट स्पॉटेड फीवर थे आर हमारे पास क्या है रिकेक्सिया पॉक्स की अगर बात करें तो हमारे पास इसके एजेंट है रिकेक्सिया अकारी। रिकेक्सिया पॉक्स अगर हम बात करते हैं रिकेक्सिया अकारी, वेक्टर जो इसका हमारे पास वही माइट है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है रिजर्वायर जो होता है माइस होता है। अब बात करते हैं क्यू फेवर जिसमें हमारे पास रेसिस नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एजेंट्स है कॉक्सेला बर्नेटाई, और हमारे पास क्या होता है वेक्टर कोई नहीं होता। और अगर बात करें इसका रिजर्वायर तो शीप कैटल गोट, मतलब हमारे पास क्या है कैटल वगैरह होगी। ट्रेंच फीवर एक होता है जिसका हमारे पास ह्यूमन जो होता है रिजर्वायर होता है, वेक्टर जो होता है लाउस होता है, और हमारे पास पॉजिटिव एजेंट जो होता है बॉर्टेनेला क्विंटाना होता है। नाजेरिया फॉलरी क्या होता है थर्मोफिलिक होता है, फ्री लिविंग अमीबा होता है। ट्रांसमिशन जो होता है वाटर के थ्रू, नोज के थ्रू इन्फेक्शन, वाटर में रहता है नोज के थ्रू इन्फेक्शन चले जाते हैं। अब बात करते हैं एक होता है वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज होता है इनएडिक्वेटली, देखो वार्म जो मेरे पास फ्रेश वाटर बॉडी है, वार्म फ्रेश वाटर बॉडी इनएडिक्वेटली डिसइंफेक्टेड पूल हो गया, उनमें सब में देखने को मिलता है। स्टेजेस की आप बात करें, स्टेजेस इन लाइफ साइकिल की बात करें तो हमारे पास ट्रोफोजाइट स्टेज, फ्लैजलेट स्टेज है, सिस्टिक स्टेज है। तो हमारे पास सिस्टिक स्टेज और फ्लैजलेट स्टेज जो होता है हमारे पास क्या टेम्परेरी है, जबकि ट्रोफोजाइट स्टेज जो होता है एक्टिव एंड इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ओनली स्टेज फाउंड इन द ह्यूमन। ठीक है, ट्रोफोजाइट हमारे पास क्या फ्लैजलेट और सिस्टिक। क्लिनिकल फीचर जो होता है हमारे पास क्या होता है फीवर होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, नेक का स्टिफनेस होगा, सीजर देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया, अल्टर मेंटल स्टेटस, मतलब हमारे पास क्या मेनिंजाइटिस वगैरह के फीचर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करेंगे, सीएसएफ जो होता है वेट माउंट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें एम्फोटेरिसिन बी, मिल्टेफॉसिन देते हैं और इफेम्पिसिन देते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट जो होता है मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज आईसीपी, या फिर हमारे पास क्या है मेनिंजाइटिस, वो एग्जैक्टली सेम ही जो हम बात कर रहे थे। ठीक है।